थैंक यू। कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। टू दी हाउस। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। अरब सागर के अंदर इंडियन आर्मी के लगातार कामयाब ऑपरेशन हुए हैं। मार्कोस कमांडो ने दिखाया है कि वो दुनिया के बेस्ट कमांडो में से एक हैं, लेकिन ब्लू वाटर में भारत के सामने चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं। चीन लगातार अपनी नेवी पे काम कर रहा है और आने वाले वक्त में चीन अपनी नेवी को ब्लू वाटर नेवी बना लेगा, लेकिन साथ ही साथ चीन पाकिस्तान की नेवी को भी बूस्ट करने में लगा हुआ है। इंडियन नेवी के सामने क्या चैलेंजेस हैं और क्या कुछ आने वाले वक्त में अगर ब्लू वाटर में जंग होती है तो क्या भारतीय नौसेना इसके लिए तैयार है? कई सवाल हैं जिनका जवाब समझाने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान नेवी से हैं सर, कैप्टन श्याम कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले जय हिंद, आपने समय दिया सर, थैंक यू इसके लिए। सर, हाल ही में हमने बहुत कामयाब ऑपरेशन भारतीय नौसेना के अरब सागर में देखे हैं। जिस प्रकार से मार्कोस कमांडोज ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, इंडियन नेवी ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, आज मुझे लगता है चर्चा की शुरुआत मैं उसी से करूं। क्या जिस प्रकार से हमने अरब सागर में ऑपरेशन को अंजाम दिया, अब ये संदेश दुनिया को दे दिया गया है कि अब इंडियन नेवी जो है ब्लू वाटर नेवी बन चुकी है, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है? धन्यवाद राजेश जी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा JK 24x7 न्यूज़ चैनल को भी, जो आपने मुझे मौका दिया भारतीय नौसेना चैलेंजेस, कैपेबिलिटीज़ और कल की भारतीय नौसेना को एक भारतीय या पूरा विश्व कैसे देखता है, इसकी चर्चा आज आप मुझसे कर रहे हैं। बड़ा नॉस्टैल्जिक लगा मुझे जब आपने मरीन कमांडोज की बात की। बहुत दिनों तक नेवी से जुड़ा रहा और मरीन कमांडोज ऑपरेशन एज ए पायलट मैं उनके साथ काफ़ी दिन जुड़ा रहा, तो ये बातें मेरे जहन में बहुत आराम से घुस के आ रही हैं और दृश्य पटल पे एक पूरा माहौल बन रहा है जी। भारतीय नौसेना आज विश्व की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रेंच या यूनाइटेड नेशंस की नेवी हो, इन सब के बाद जापानीज नेवी हो, इन सब के बाद हमारी नेवी का नंबर आता है जी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक कहानी है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हमारे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा योगदान है, पोर्ट्स एंड हार्बर्स का भी योगदान है और एक मैरिटाइम पॉलिसी जो पॉलिटिकल विल के साथ डेवलप हुई उसका योगदान है। आज मीडिया के थ्रू हम नौसेना को लगातार समुद्र में, अरब सागर में ऑपरेशन करते देख रहे हैं, परंतु साइलेंट नेवी या आर्म फोर्सेस का एक विंग जो साइलेंट ऑपरेशंस करता रहता है, उसकी चर्चा आज हो रही है। यह मुझे अच्छा लगता है सुनकर। मैं थोड़ी सी बात इंडियन नेवी के बारे में बताना चाहूंगा दर्शकों को। देखिए, भारतीय नौसेना एक हम्बल बिगिनिंग से आज एक सशक्त नौसेना के रूप में उभरी है जी। आज हमारे सामने 132 शिप्स जो सरफेस शिप्स हैं, करीब करीब 216 हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे पास 15 से 18 सबमरीन्स हैं, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन भी हैं जो SSBN बैलिस्टिक मिसाइल्स अंडर वाटर फायर कर सकती हैं जी। तो ये तीसरी बात जो मैंने सबमरीन की कही, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा जरूर करूंगा, पर यह बताना चाहूंगा कि 150 सरफेस शिप्स के साथ 216 शिप एयरक्राफ्ट के साथ 1880 फाइटर्स जी, और हमारे पास करीब करीब 150-130 करीब करीब हेलीकॉप्टर्स, 14-15 से 18 ड्रोन्स, ये सब एयरक्राफ्ट हम ऑपरेट करते हैं। तो 3 डायमेंशनल नेवी है हमारी, सरफेस नेवी, एयरक्राफ्ट और सबमरीन जी। तो नेवी का जो ऑफिसर है और क्रू है वो तीनों मीडियम में ऑपरेट कर रहे हैं। एक तरह से ये सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का एक कॉम्बिनेशन है जी। और मुझे मौका मिला सरफेस शिप्स कमांड करने का और मुझे ऑल्सो एविएशन में एज ए पायलट मुझे बहुत सारे एविएशन के एक इंस्ट्रक्टर पायलट भी रहा, तो ट्रेनिंग और ऑपरेशंस दोनों देखने को मिला। इंडियन ओशन के कई कंट्रीज में मैंने ऑपरेशंस किए। आज की नौसेना की बात करूं तो हम एक कैपेबिलिटी सेंट्रिक नौसेना बना रहे हैं जी। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ शिप्स कितने हैं जी। अगर आप शायद मुझसे जानना चाहेंगे बाद में कि दूसरी जो एडवर्सरीज है उनके नंबर बहुत ज्यादा हैं जी, मैं उसकी बात करूंगा डिटेल से बात। पर हम जो हमारी NCPP है, मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान, उसने कहा है कि हम 2027 तक करीब करीब हम 150 शिप्स बना लेंगे और 2035 तक करीब करीब हम 170 शिप्स बना लेंगे। आज 49 से ज्यादा हमारे शिप्स हमारे यार्ड्स में
और शिपयार्ड्स में अंडर प्रोडक्शन है, जी। इंक्लूडिंग 2-3 इन फॉरेन यार्ड्स। ओके। ये सब धीरे धीरे हमारे पास जुड़ेंगे और ये कैपेबिलिटी सेंट्रिक होंगे, जी। नंबर सेंट्रिक नहीं होंगे। ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग बनेगी। ब्लू वाटर नेवी की तरफ हम जा रहे हैं, जा चुके हैं। और जो ऑपरेशन आपने कहा, अगर मैं उसको डिटेल में थोड़ा बाद में बात करूं, तो बहुत सारे ऑपरेशन हम कर चुके हैं 20 सालों में, और आज वो विदित है, जी। आज वो दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन अभी करने भी बाकी हैं, लेकिन वो ऑपरेशन क्योंकि हाल फिलहाल में जो हुआ है, जब इंडियन मार्कोस कमांडो वहाँ पे पैरा की मदद से उतरते हैं समुद्र के बीच, फिर उस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। मेरा पॉइंट ये है सर कि ये ऑपरेशन सिर्फ सोमालिया के लुटेरों के खिलाफ नहीं था, ये एक मैसेज था। ये क्या एक मैसेज पाकिस्तान और चीन के लिए भी था ये कि यस, इस जगह पर हम डोमिनेट करते हैं, हम ही करेंगे, आप साउथ चाइना सी में रहिए। देखिए, भारतीय नौसेना, मैंने अभी कहा 20 साल, जी। तो मैं 2005 से बताऊं जी। तो सोमालिया के एंटी पेरासी ऑपरेशंस हमारे 2005 से चल रहे हैं। जी। जब मैंने वॉरशिप कमांड किया था, जिसकी पिक्चर आप पीछे देख रहे हैं, INS शारदा, ये कोचीन का शिप है जी। इसने मलाक्का स्ट्रेट में पेट्रोलिंग की थी 2001 में। 2003 में मैंने इसे कमांड किया और उस समय हम सिंगापुर और सोमालिया पेट्रोल पूरी तरह से और इंडियन ओशनिक रीजन में कर रहे थे। जी। कुछ ऑपरेशंस पीछे लिखे भी हैं उस शिप पे नाम, जहां हमने वो ऑपरेशंस किया। ओके। तो कम से कम 150 विजिट्स हमारी इस एरिया में शिप्स की हुई हैं। 3500 से ज्यादा हमने शिप्स को सर्च किया है। जी। VBSS, विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीज, ओके। ये नेवल मैंडेट है जो जी। पुलिसिंग एट सी करता है। जैसे हम लैंड में पुलिस होती है, समुद्र में हमारी नौसेना वो पुलिसिंग का काम करती है। तो ये किसी भी नेवी का अधिकार है कि एंटी पायरेसी, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कॉन्ट्राबैंड, कोई वेपन ले जा रहा हो, कोई भी फिशिंग, पोचिंग कर रहा हो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो दूसरे कंट्री के, तो वारशिप्स का काम है उनको पकड़ना। तो सोमालिया में ये जब हुआ था तो हमारे शिप्स वहां लगातार रहे और मलाक्का स्ट्रेट में हम रहे। ये हमारे चोक पॉइंट्स हैं, गल्फ ऑफ एडन और मलाक्का स्ट्रेट, यहां से सारी शिपिंग गुजरती है, तो वहां पे अटैक्स के चांसेस ज्यादा हैं। भारतीय नौसेना लगातार उनकी सुरक्षा में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सी फेयरर्स में कॉन्फिडेंस देना, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन रखना ताकि इकोनॉमी हमारी कंट्री की सुरक्षित रहे, हमारी ट्रेड लगातार फ्लो करते रहे और हमारे को किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, इनको हम लगातार सुरक्षित करते रहे हैं। ठीक है सर। आज हूती का अटैक, हमास और इजराइल का अटैक और इसके साथ एक ओवर स्पिल होना गल्फ ऑफ एडन से इन बातों का अरबियन सी में आना ऑब्वियसली भारत के लिए चिंता का विषय था। और इस हिसाब से भारतीय नौसेना अपनी रोल अदा करने के लिए समय पे खड़ी हो गई और हमारे आज 12 से ज्यादा शिप्स नॉर्थ अरबियन सी में, इंडियन ओशन में, रेड सी में कहें तो हम अमेरिकन फ्लैग के कारण के साथ प्रॉस्पेरिटी गार्जियन में काम नहीं कर रहे, पर इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। हमारे 2 शिप्स गल्फ ऑफ एडन में भी हैं और हम लगातार सोमालिया कोस्ट में भी और यमन के अटैक्स के अगेंस्ट भी हम लगातार सी फेयरर्स को एक लगातार शैडो और सुरक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग सवाल आपने, बड़ा अहम प्रॉस्पेरिटी ऑफ गार्जियन की आपने बात की। अमेरिका के साथ एक लंबा अलायंस बना हुआ है जो कहें तो अरब सागर या हुती को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, लेकिन वो सक्सेस मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ी। हाल ही में कल बाइडेन का एक बयान भी आया, वो कहते हैं कि हुती पर हम हमले नहीं करेंगे, अगर हुती सरेंडर कर दे तो हुती चुप हो जाए, अगर वो हमारी शिप के ऊपर अटैक ना करे। मैं समझना चाहता हूँ कि चीन ने भी अपने कुछ शिप जो हैं वो भेज रखे हैं, पाकिस्तान की नेवी भी वहाँ पे ऑपरेट कर रही है, लेकिन सुर्खियाँ इंडियन नेवी बटोर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये अटैक्स हुए और जब सबसे पहले USS कार्नी जब मेडिटेरियन में आया था और सबसे पहली जो हुती की अटैक हुई थी, जो उन्होंने पोर्ट इलियट पोर्ट जो है मेडिटेरियन से जो इजराइल में खुलता है, बहुत कम लोगों को जानकारी थी, इसकी एक चैनल में मैंने रिपोर्टिंग की थी। पहला जो मिसाइल अटैक हुआ था जिसको USS कार्नी ने डिस्ट्रॉय किया था, वहां से ये बात शुरू हुई और अमेरिका जानता था कि अगर देखिए ये प्रॉक्सी वॉर है, HHH, हमास, हिजबुल्लाह और ये हुती हैं, ये तीनों के तीनों ईरान के प्रॉक्सी वॉर से चल रहे हैं, तो सपोर्ट इनका बैकग्राउंड से है। तो ऑब्वियसली जब ये लड़ाई हुई थी तो कहीं ना कहीं से पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये यमन में हुती ने अपना एक नया फ्रंट खोला और ये जब USS कार्नी ने डिस्ट्रॉय किया, फिर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ गए और रेड सी में घमासान प्रॉब्लम शुरू हुई, रीरूटिंग ऑफ शिप्स हो गई। जब ऐसे में ये देखते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर धक्का लगता है, वो भारत ही क्यों ना हो, तो अमेरिकन शिप्स वहां आए। चाइनीज शिप्स जिबूती में रहते हैं और मैं आपको ये बताऊं, जब ये हुआ उस समय
चाइनीज शिप्स का हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर चल रहा था। ठीक है। और वो ओमान में और वो यूएई में विजिट कर रहे थे। उस दिन जी। उनका बास्केटबॉल का मैच था जब ओके। ये चल रहा था। लेकिन चाइनीज शिप्स ने कभी भी इस ऑपरेशन में भाग नहीं लिया, एसओएस कॉल को अटेंड नहीं किया। जो ब्रिटेन की कॉल्स हैं कई बार रिकॉर्डेड हैं जहां पर वो नहीं गए। भारतीय नौसेना के शिप्स ने अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके पूरी मुस्तैदी के साथ निभाया अपना फर्ज, और बिना पाकिस्तान के क्रू को भी छुड़ाया, बिल्कुल, नए लोगों को भी ईरान छुड़ाया, को भी छुड़ाया। किसी देश के फ्लैग की बात नहीं करी। हमने एक न्यूट्रल शिपिंग जो हमारी जो पुलिसिंग एट सी जो रोल है उस पर हमने अदा किया। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि हम अमेरिकन फ्लैगशिप के साथ काम करें। हम क्वाड में भी हैं, अगर उसकी बात आप करेंगे तो मैं बताऊंगा वहां भी हम अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। यह हमारा एक अलग रोल था। हम ज्यादा एक्सपीरियंस थे इस एरिया में, हमें ज्यादा पता था सोमालियन कोस्ट का, इसलिए हम ये काम इंडिपेंडेंटली कर पाए। मार्कोस अटैक हो, हमारे P-8 एयरक्राफ्ट का लगातार सर्वेलेंस हो इस एरिया में, हमारे ड्रोन्स वहां पे सर्वेलेंस कर रहे हो, शिप्स के साथ कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स हो, जो शेडिंग हो रही हो, सुरक्षा की दृष्टि से हम उसे छुड़ा रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे नेवी प्रोफेशनल नेवी है, हमारे क्रू एक्सपीरियंस्ड है और हमें ज्यादा ज्ञान है, और विश्व को भी लगता है कि भारतीय नौसेना ये काम ज्यादा बखूबी कर सकती है, इसलिए भारत आज नौसेना के और वो हमने जब भी दिखा जरूरत रहा पड़ी करके दिखाया है। अब सर कुछ चैलेंजेस हैं, मैं उनके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि हाल ही में जो रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि चाइना लगातार अपनी नेवी पे काम कर रहा है। इस वक्त उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि वो फायर पावर के तौर पर भी अपनी नौसेना को और मजबूत कर लेना चाहता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अब चीज़ों को आपसे समझने की कोशिश करूंगा। 78 के आसपास उसके पास सबमरीन है, 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर पर वो काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा, जैसा मैंने आपसे कहा कि ऑलरेडी उसके पास नेवी के चाहे सोल्जर्स हैं चाहे दूसरे हथियार हैं वो उसके पास मौजूद हैं। ये जो चाइना लगातार ग्रो कर रहा है, हिंदुस्तान के लिहाज से हम कितना बड़ा चैलेंज देखें सर? पीएलए नेवी आज विश्व की दूसरी बड़ी नेवी है अमेरिका के बाद, और चाइना की जो विस्तारवाद नीति है जी, हड़पने की नीति है, लैंड हड़पने की नीति है, चाहे हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पर हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया का पूरा साउथ चाइना सी वो क्लेम करता हो, जापान से उसकी प्रॉब्लम है, साउथ कोरिया से उसकी प्रॉब्लम है जी। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स उसकी है ये उसकी नीति के कारण है, और उस नीति के तहत वो एक्सपेंशनिज्म करना चाहता है। और इसलिए कोई भी देश इकोनॉमिकली जब स्ट्रांग हो जाता है वो तभी होता है जब उसकी मैरिटाइम पावर स्ट्रांग हो। तो मैरिटाइम पावर स्ट्रांग कर रहा है वो। एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उसकी नए हैं, उन्होंने नए शिप्स बनाए हैं। हमारे पास 60 से एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस का INS विक्रांत के रूप में हमारी क्रू पूरी तरह से इसके प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स को जानती है। हमने श्रीलंका इंडो पाकिस्तान वॉर में भी भाग लिया हुआ है। तो एज ए कैरियर बॉर्न पायलट मैं जानता हूं कि हमारी जो विक्रांत, विराट, विक्रमादित्य, ये सब जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये काफी कैपेबल हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से मैं पीएलए नेवी को बहुत स्ट्रांग नहीं मानता। लेकिन सबमरीन के हिसाब से कैसे आप देखेंगे? सबमरीन के हिसाब से जब बात करें तो नंबर ऑफ सबमरीन उनके पास ज्यादा हैं, क्योंकि वो पूरे विश्व में अपनी रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं। वो पैसिफिक में भी अपनी बात करते हैं, अटलांटिक में भी जाते हैं, वो अमेरिका से और के रशिया के लेवल के टक्कर में जा रहे हैं। भारत विस्तारवादी नीति से नहीं चल रहा। हम एक बिग ब्रदर का काम इंडियन ओशनिक रीजन में कर रहे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ही ऐसी नहीं है। हम बुद्ध के देश के लोग हैं, हमें पीस चाहिए। हम फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी नहीं करना चाहते। तो हम क्या विश्व को दिखाएंगे हम 80 सबमरीन रख के कि क्या हम अटैक करेंगे? इसकी जरूरत है क्या? मैं ये बात कहना चाहता हूं आपको। प्रोजेक्ट 75 पे आप काम भी कर रहे हैं? बिल्कुल हम कर रहे हैं। मिनिमम, वही मैं बात कर रहा था, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस। देश की आवश्यकता क्या होती है? दर्शकों को यह समझना चाहिए कि भारत ऑफेंसिव पोस्चरिंग में नहीं है। तो हम डिफेंसिव पोस्चरिंग में, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हम 5वें इकोनॉमी बन चुके हैं, मैरीटाइम पावर हमारी ग्रो कर रही है, पर एक कंपैरेटिव एनालिसिस होनी चाहिए। उस हिसाब से हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। जहां तक कैपेबिलिटी की बात है और कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कैसे डिफेंड करेंगे, शायद ये प्रश्न आपके जहन में और दर्शकों के दर्शन में आ रहा होगा। तो हम जब ऐसी स्थिति में आते हैं तो हम डिप्लोमेसी से, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से काम करते हैं। आज हमने क्वाड बनाया है। बिल्कुल। मैं अगर सिंपल शब्दों में और आसान शब्दों में आपकी टर्म को अगर समझना चाहूं अपने दर्शकों के लिए, तो ये कि हम समुंदर के अंदर चीन के करीब पहुंचकर हम वहां से न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो सबमरीन के जरिए कर सकते हैं। ये सर कहना चाह रहे थे। थोड़ा सा करेक्शन मैं दूंगा। ओके। SSBN जो है
जी। या सब सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेबल जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जी। आईएनएस अरिघट, आईएनएस अरिहंत। ओके। तीसरी सबमरीन ऑलरेडी तैयार हो चुकी है और हम ऐसे 6 सबमरीन बना रहे हैं और इनमें हमने मार्च में ही देखिए हमने अपना परीक्षण किया है इस मिसाइल का। जी। आपने सुना होगा, जी, तो बिल्कुल ईस्ट सर। कोस्ट में हमने इसका परीक्षण किया है। जी। हम अभी 750 किलोमीटर रेंज पर हैं और 3000 क्लब मिसाइल जो 3500 किलोमीटर, हमें चाइना जाने की जरूरत नहीं। जी। हम इंडियन ओशन से ये काम करके उनके सिटीज पे टारगेट रख रहे हैं। ओके। हमने टारगेट डिसाइड कर दिया है, अगर उन्होंने डिसाइड किया होगा तो हमने भी कर दिया है। एक मिसाइल काफी है, 80 सबमरीन नहीं चाहिए इसके लिए। ठीक है। तो कैपेबिलिटी सेंट्रिक हम नेवी बना रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो इनका यूज किया जाएगा। हम ब्रह्मोस हम एयर से लॉन्च कर रहे हैं, Su-30 से। हमारी अग्नि रेडी है न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ सेना से, और हमारी अरिघंट और अरिघट से हमारी क्लब मिसाइल्स रेडी हैं। ठीक है। तो अब हाल ही में हमने 2 एक सैन्य अभ्यास भी किए हैं नेवल के, आपने मिलान की बात की, लेकिन फिलीपींस के साथ जाकर भी आपने एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया नेवी ने। जापान के साथ लगातार इंडियन नेवी अभ्यास कर रही है। ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी में अपनी मौजूदगी इंडियन नेवी दर्शा रही है। क्या ये भी एक मैसेज है बीजिंग को कि अगर आप इंडो पैसिफिक में या हिंद प्रशांत महासागर में आने की सोच रहे हो तो हम भी आपके पड़ोस में जाकर खड़े हो सकते हैं? साहब, आज की नेवी इंडियन ओशनिक रीजन में ही लिमिटेड नहीं है जी। एक अभी आर्टिकल लिखा था मैंने SIOS मैगजीन में जी। जिसमें मैंने कहा था कंसर्न्स ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशनिक रीजन जी। तो अब जो मलाक्का स्टेट का एरिया है उससे हमें क्रॉस करके हम लगातार अपनी प्रेजेंस पैसिफिक में दिखा रहे हैं। जी। हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। क्वाड में हमने जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया को भी रखा है, और फिलीपींस हो, वियतनाम हो, ये सब कंट्रीज हमारे साथ, जापान, साउथ कोरिया, हमारी लगातार पोर्ट ऑफ कॉल, हमारी विजिट शिप्स की लगातार होती रहती हैं। और हम चाहते हैं कि हम इनको लगातार सुरक्षा देते रहे। हमने काइनेस कृपान दिया है वियतनाम को। हमारी PSUs ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रही है जाके इंडोनेशिया और वियतनाम के एरिया में। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री जैसे एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स बनाया चाइना ने, चारों तरफ से घेर रहे हैं, जिबूती हो, हम्बनतोता हो, बांग्लादेश में हो, कोको आइलैंड हो, अभी आप अटॉल में देख रहे हैं, ये लामो अटॉल में मालदीव्स की जो चर्चा चल रही है चाइनीज बेस बनाने की, वो हमारे इर्द गिर्द आके हमें घेरना चाहता है। तो हमारी भी पकड़ है। डायमंड नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया हमने। हम इजिप्ट जा रहे हैं, मिस्र जा रहे हैं, हम कंबोडिया चले गए, हम चाइना को ऊपर से घेर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में घेर रहे हैं, हम कोरिया के थ्रू घेर रहे हैं। आज हमारा P-8 एयरक्राफ्ट जिमिक्स के लिए, जिमिक्स का एक्सरसाइज के तौर पर, एंटी सबमरीन एक्सरसाइज के लिए हमारे पूरे क्रू जापान गए हैं और हम एक जापान के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक पॉइंट और सर जिस पे मुझे बात करनी थी कि हाल ही में हमने देखा कि चीन की तरफ से कई स्पाई शिप जो हैं वो हिंद प्रशांत महासागर की गश्त कर रहे हैं, वो बंगाल की खाड़ी में भी आ रहे हैं। हाल ही में माले के अंदर वो शिप रुका था, उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई। कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि वो सिर्फ ये देखने नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो, वो अपनी सबमरीन के लिए अंदर से रास्ता खोजने आ रहा है। मैं जब डिटेल में जा रहा था, आपने बहुत सारी चीज़ें समझाई स्ट्रिंग ऑफ पल्स की, लेकिन कंबोडिया के अंदर मैं चीन का सैन्य बेस देखता हूँ, कॉक्स बाजार बांग्लादेश का, वहाँ पर मैं एक बेस देख रहा हूँ उनकी नेवल का, और तो और बांग्लादेश को 2 सबमरीन दे दी हैं और मेंटेनेंस करने के लिए भी चीन सबमरीन के जरिए ही बांग्लादेश पहुँच रहा है। माले तो किस प्रकार से चीन के साथ मिल चुका है वो देखा है, हम्बनटोटा को हम भूल नहीं सकते हैं। तो क्या एक ब्लू वाटर के जरिए अभी तक, क्योंकि माना जा रहा था कि चीन के साथ जंग होगी तो LAC पर होगी, लद्दाख में होगी, अरुणाचल में होगी, सिक्किम में हो जाएगी, लेकिन पिछले कुछ सालों से 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि चीन समुद्र के जरिए कुछ ज्यादा एक्टिव हुआ है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है सर? मेरा ये मानना है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम अगर हिस्ट्री में देखें तो भारत एक बड़ा मैरीटाइम पावर रहा जी। स्पाइसेस की हमारी पकड़ हो अरबियन कंट्रीज के साथ, हमारी जो कल्चरल रिलेशंस बने साउथ ईस्ट एशिया के साथ, हमारे एक्सपोर्ट्स सिल्क के या हमारे स्पाइसेस के राइस के, ये सारे एक्सपोर्ट्स हमारे पहले से हुए। हमारी शिपिंग काफ़ी डेवलप्ड थी। इधर आज़ादी के बाद शायद इन बातों पर इतना थ्रस्ट नहीं गया कि हमारी नेवी कैपेबल हो सके, और ज़्यादा हमारा ध्यान हमारी एडवर्सरीज पाकिस्तान और चाइना पे रहा। इसलिए हमारी जो पकड़ है वो नौसेना पे उतनी नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। ये हमेशा से जरूरी था, चाहे वो पोर्टुगीज आए, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, चाहे फ्रांस आए, इतनी कॉलेज जो इंडिया में बनी बस समुद्री रास्तों से बनी। तो ये ध्यान हमारा कहीं ना कहीं रह गया था कि हमें इसकी कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। आज हम उसको कर रहे हैं।
इस हिसाब से हम देखें तो हमारी जो 7,500 किलोमीटर की जी। हमारी कोस्ट, ओके। 1500 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर लाइन, तो उसका आधा हमारा कोस्ट, बिल्कुल। 500 से ज्यादा आइलैंड, अंडमान निकोबार, पूरा का पूरा लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार से हमारी मैरीटाइम बाउंड्री लगती है 5 कंट्रीज जी। की। लक्षद्वीप के नजदीक ही मालदीव्स है। ऑब्वियसली इन कंट्रीज पे अगर कोई आ जाए तो हमारे लिए तो वो प्रॉब्लम करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सॉरी। उस हिसाब से मैं देखूं तो चाइना हमें घेरने की कोशिश कर रहा है जी। उसकी काट भी हम लगातार कर रहे हैं। ओके। हमने श्रीलंका से भी रिलेशन अच्छे कर लिए। हमने कोलंबो में अपना एक टर्मिनल भी बनाया है हमारे हैंडलिंग के लिए शिप्स का। जी सर, एक चीज़ और जो मुझे समझनी है, क्योंकि इस वक्त हम इंडो पैसिफिक में काफ़ी कहें तो हॉटनेस देख रहे हैं, गर्मी देख रहे हैं, तनाव बना हुआ है। चाहे अमेरिका के इंटरेस्ट हो, चाइना के इंटरेस्ट हो, लगातार इंडो पैसिफिक को लेकर सब देश उलझते हुए नजर आ रहे हैं। इंडो पैसिफिक में और ब्लू वाटर में इस वक्त इंडियन नेवी के सामने वो कौन से चैलेंज हैं जिनको पार पाना बहुत ज़रूरी है? नौसेना की बात करें तो या भारत की बात करें तो भारत हमेशा से एक मैरीटाइम पावर हिस्टोरिकली रहा है। जी। अरबियन कंट्रीज के साथ हो या हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कल्चरल इंटीग्रेशन हो या स्पाइस की, राइस की, बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमारे शिपिंग इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप थे। जब हम आज़ाद हुए तो हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर पे जो सिचुएशन थी उस हिसाब से हमने काम किया और हमारा सेंट्रिक रहा, नॉर्दर्न सेंट्रिक रहा अप्रोच। तो हमने सेना को मजबूत किया, वायुसेना को मजबूत किया, नेवी को भी मजबूत किया, पर ये उस हिसाब से नहीं हुआ। लेकिन ये कहते हैं ना कि कोई एक ठहराव वाले पानी में हलचल है, तो आज के इंडियन ओशन में हलचल है। ये हलचल पुर्तगालियों ने भी किया था, फ्रांस ने भी किया था, इंग्लैंड ने भी किया था। हम उनके गुलाम रहे। और जब एक लल हुआ तो ये चाइना वहां उसको फिल कर रहा है। ठीक है। तो ये फिल करने के कारण भारतीय नौसेना को और भारतीय पॉलिटिकल विल को उस हिसाब से अपनी काम करनी पड़ रही है। इस हिसाब से हमें इंडियन ओशनिक रीजन से बाहर निकलकर इवन पैसिफिक में इसलिए जाना पड़ रहा है कि जब चाइना यहां आया है तो हमें भी उसकी दुखती नब्ज पे अगर हाथ रखना हो तो हम उसको या तो मेडिटेरियन के थ्रू, हम मिस्र ग्रीस के होते होते हमारे प्रधानमंत्री कंबोडिया तक चले गए, चाइना के ऊपर गए और पूरा रशिया के घूम के फिर हमने साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, फिलीपींस, पूरा सिंगापुर से लेके हमारे साउथ कोरिया, जापान की बात करें तो आज हमारा वहां पे जिमिक्स के तहत ही, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज के तहत ही हमारी एक P-8I एयरक्राफ्ट आज ही गया है, कल गया है और एक्सरसाइज चल रही है एंटी सबमरीन। साउथ कोरिया से हमने एक्सरसाइज किया। आईएनएस कृपान हमने वियतनाम को गिफ्ट दिया। हमारे PSUs ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में। जी, क्योंकि लंबा वक्त आपने भारतीय नौसेना में दिया है, कोई एक ऐसा ऑपरेशन मेरे दर्शकों को बताएं जो आपके जिंदगी का यादगार ऑपरेशन हो। ऑपरेशन तो बहुत हुए, कुछ आपको मेरे पीछे के चित्रों पे भी दिखेंगे। जी। वॉरशिप कैप्टन रहा मैं, हेलीकॉप्टर पायलट रहा, फिर मैंने इंस्ट्रक्टर पायलट्स की भी ट्रेनिंग की। तो बहुत सारे पायलट्स को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड को भी ट्रेन किया। कोस्ट गार्ड में मैं 3 साल डेपुटेशन पे भी रहा। तो कोस्ट गार्ड के साथ भी काम करने का मौका मिला। सेशल्स, मॉरिशस, मालदीव्स, श्रीलंका, ये जो हमारी स्पेशली श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के पहले, ऑपरेशन पवन के बाद पाक स्टेट की पेट्रोलिंग, कच्छ द्वीपों की बहुत चर्चा चल रही है अभी, ये सब मेरे जहन में सामने है। और मरीन कमांडो में रहा। मैं इंस्ट्रक्टर पायलट हूँ तो हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल की कमांड भी मैंने संभाली और कई सारे ऑपरेशंस किए। श्रीलंका का एक ऑपरेशन याद आता है, अगर मैं कहूँ कि ये मेरी बाईं तरफ ये चित्र भी लगा हुआ है जो आइलैंड आप श्रीलंका का देख रहे हैं। जी। तो ये 2003 में ऑपरेशन डेनिम, जो पहला इंडियन जो हमारी जो आईडीएस बनी है, जो इसके सीडीएस जिसके हेड है, ये पहला उसका ऑपरेशन था। और ये एक हिस्टोरिकल ऑपरेशन है। गॉल में और 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कोलंबो के नीचे, उनमें फ्लड आया था। रात को 12-1 बजे मैंने इसकी कमाल संभाली थी और 12 दिन तक लगातार मैंने इसे ऑपरेट किया। तो एक दूसरे तरह का हमने मिशन डेवलप किया था यहाँ पे, उसके हिसाब से मैंने काम किया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारतीय नौसेना ने एक पकड़ बनाई इंडियन ओशनिक रीजन में। उसके बाद देखिए सुनामी के दौरान इसके कारण जो एसओपी बनी, उससे भारतीय नौसेना को दूसरे देशों को हेल्प करने में, जो सागर प्रोजेक्ट आज बन रहा है हमारा, जो सिक्योरिटी ऑफ ऑल इन द रीजन जो हम कहते हैं, तो ये जब बन रहा है, ये सब विश्व को एक ग्लोबल साउथ में भारत को लीडर बनाने के लिए एक मौका देता है। और भारतीय नौसेना उसमें साइलेंटली, डिप्लोमेटिकली, एज ए फ्लैग बेयरर लगातार अपना योगदान दे रही है। बस क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम होता जा रहा है, नौजवानों को
क्या मैसेज है सर की तरफ से और इंडियन नेवी की तरफ से? बहुत से एक अच्छा प्रश्न है मेरे लिए। मैं एक एनसीसी में भी रहा, यूथ मोटिवेटर हूं। जब से मैंने सर्विस जब से ख़त्म की तब से मैं लगातार टीवी मीडिया से और यूथ से जुड़ा हुआ हूं। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में मैं जाता हूं, ट्रेनिंग भी करता हूं मैं ऑनलाइन उनके लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग हो, डिफेंस सर्विसेज की, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हो। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ही एक सर्विस नहीं है, पर ये सर्विस, ये नौकरी नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। तो अगर यूथ को इनमें ज्वाइन करना है तो आपको एक अच्छा हार्ड वर्किंग, एक इंटीग्रेटेड पर्सन, ऑनेस्ट होना पड़ेगा और एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में काम करने का जो आवश्यकता, जो गुण होने चाहिए, क्वालिटीज होने चाहिए, वो रखने पड़ेंगे और एक अच्छा इंसान होना पड़ेगा। देखिए, भारतीय नौसेना या किसी भी डिफेंस ऑफिसर या किसी भी आप जवान को देखते हैं, बहुत टफ लगता है देखने में, पर बहुत अंदर पैशन है उसके। एक लाइन कहना चाहूंगा कि एक ही लाइन में इसको कहते हैं, किसी दिन आओ बैठो मेरे साथ एतवार से एतवार को। किसी दिन आओ बैठो मेरे साथ एतवार से एतवार को, हम वैसे नहीं जैसे मिलते सोमवार को। जी। तो ये हमारे जो ऑफिसर्स और जवान हैं, ये बहुत मेहनत से काम करते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस में काम करते हैं और एक वे ऑफ लाइफ में चले जाते हैं। घर परिवार से दूर रहकर देश के लिए समर्पण की भावना से काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक बहुत अच्छा नरम दिल होता है जो देश के लिए समर्पित है। मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। तो मैं चाहूंगा कि हर भारतवर्ष के भारतवासी अपनी नौसेना के जवान, हमारे आर्मी और वायुसेना के जवानों को हमेशा एक अच्छा, एक समर्पण का भावना से जो वो काम करे उसके लिए उनको रिस्पेक्ट दे, जो मिल रहा है हमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े सर, आपने तमाम जानकारी दी। सर के साथ लंबी बातचीत हुई नेवी को लेकर, और लेकिन सर ने बहुत सारी अहम बातें बताई। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि आने वाला जो वक्त है वो ब्लू वाटर का है। जिसको भी दुनिया पर राज करना है उसे ब्लू वाटर पे राज करना होगा। जिस प्रकार से चीन अपनी नेवी पे काम कर रहा है, भारत उससे भी तेजी से अपनी नौसेना पर काम कर रहा है, क्योंकि भारत को अपने हितों को सुरक्षित रखना है। तो डिफेंस टॉक में आज मेरे साथ इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत।